नमस्कार, मैं हूं चीनू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम इंडियन सिनेमा फीचर्स में। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्म आलमारा की। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के ने फिल्मों का जो बीज देश में बोया, उस पेड़ को फल तो देना ही था, और वो फल भी इतना अनोखा कि लोगों के जहन में उसकी यादें आज तक ताज़ा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिल्म आलमारा की। ये फिल्म अपने आप में ही बेहद खास रही। 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलमारा भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म रही। इस फिल्म का निर्देशन किया अर्देशीर ईरानी ने। इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने सिनेमा में आवाज़ के महत्व को सही तरह से समझा, और शायद उसी महत्व को समझते हुए इन्होंने फिल्म आलमारा बनाई। फिल्म के नाम में बेहद ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म के नाम का तात्पर्य है विश्व की रोशनी। वैसे इस फिल्म का पहला शो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च सन 1931 को हुआ। ये पहली बोलती फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता तक लेनी पड़ी। अब इस बात से आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि फिल्म की कहानी अपने आप में कितनी खास रही होगी। कहानी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको सुननी होगी हमारी ये रिपोर्ट। ये फिल्म कहानी है एक राजा और उसकी दो झगड़ालू बीवियों दिलबहार और नवबहार की, जो कि एक पारसी नाटक पर आधारित बताई जाती है। तीनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती ही रहती है, लेकिन इनके बीच झगड़ा उस वक्त बढ़ जाता है जब एक फकीर द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि राजा के उत्तराधिकारी को जन्म देगी वो होगी पत्नी नवबहार। बस इसके बाद फिर क्या था, गुस्साई दिलबहार बदला लेने के लिए राज्य के प्रमुख मंत्री आदिल से प्यार की गुहार लगाती है, लेकिन मंत्री दिलबहार के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। और गुस्से की इंतहा तो उस वक्त पार हो जाती है जब वो गुस्से में आकर आदिल को कारागार में भेज देती है और उसकी बेटी, जिसका नाम होता है आलमारा, उसे देश निकाला दे देती है। जिसके बाद आलमारा की परवरिश की जाती है बंजारों द्वारा। बड़ी होने पर आलमारा की वापसी एक बार फिर से महल में होती है और वो राजकुमार को अपना दिल दे बैठती है। और अंत में देखने वाली बात ये होती है कि दिलबहार को उसके किए की सजा दी जाती है और राजकुमार और आलमारा की शादी हो जाती है और आदिल को रिहा कर दिया जाता है। यानी कि फिल्म की कहानी का अंत बेहद ही सुखद रहता है। अंत में दो प्यार करने वाले एक हो जाते हैं और दुश्मन को उसके किए की सजा दे दी जाती है। वैसे एक बात तो भाई माननी पड़ेगी कि प्रेमी प्रेमिका और इनकी लव स्टोरी के बीच विलन होने का चलन शायद इसी फिल्म के साथ शुरू हुआ, क्योंकि आजकल के फिल्मों पर अगर बात की जाए तो मूल कॉन्सेप्ट ही यही होता है। खैर, कोई शक नहीं है इस बात में कि इस फिल्म के लिए कलाकारों का चयन करना अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा, और एक फिल्म का कलाकार फिल्म में जान डालने का काम करता है। और शायद यही वजह है कि फिल्म के कलाकारों पर बात करना यहाँ बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, और कलाकार भी ऐसे कि जिन्होंने फिल्म के चरित्रों को बड़ी ही शिद्दत के साथ पर्दे पर अदा किया। फिल्म के कलाकारों पर पूरी जानकारी के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये अगली रिपोर्ट। फिल्म आलमारा का लेखन किया जोसेफ डेविड ने, जिन्हें सब प्यार से जोसेफ दादा भी कहते थे। और फिल्म के अन्य कलाकारों में मास्टर विट्ठल, जुवेदा, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी, जिल्लोबाई, वजीर मोहम्मद खान और सुशीला जैसे दिग्गज कलाकारों का नाम शामिल है। ऐसा बताया जाता है कि मास्टर विट्ठल उस दौर के सबसे महंगे कलाकारों में से एक थे। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म में हीरोइन के पिता की भूमिका अदा की थी। सुनने में तो यहां तक आता है कि उनकी भारी आवाज की उन दिनों काफी आलोचना भी की गई। वहीं इस फिल्म का सबसे बेहतरीन पहलू इस फिल्म का संगीत रहा, जो कि फिरोज शाह शास्त्री और बी ईरानी की ओर से मिलकर तैयार किया गया। इस फिल्म के कलाकारों ने फिल्म में अपने अभिनय से एक अलग ही जान फूंक दी, क्योंकि इससे पहले जो भी फिल्में आई वो सभी मूक रही, और क्योंकि ये फिल्म पहली सवाक फिल्म थी तो ऐसे में संवादों के साथ साथ कलाकारों के हाव भाव काफी हद तक मायने रखते थे।
जिस तरह से दादा साहेब फाल्के ने तंबू सिनेमा में फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी और जिसके बाद उनके जहन में फिल्म बनाने का ख्याल आया था, ठीक वैसे ही इस फिल्म के निर्देशक और इंपीरियल फिल्म कंपनी के मालिक अर्देशीर ईरानी ने भी साल 1929 में फिल्म मेलोडी ऑफ लव देखी, जिसके बाद उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि उन्हें भी बोलती फिल्म बनानी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म अमेरिकन फिल्म रही, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ अमेरिका गए और वहां जाकर लगभग 3 महीने तक साउंड फिल्म का प्रशिक्षण लिया और सब कुछ बेहतरीन तरीके से सीखने के बाद उन्होंने अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू की। किसी भी चीज को शुरू करने में लोगों द्वारा तगड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में अर्देशीर के लिए ये फिल्म बनाने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र लोगों के लिए एक कल्पना रही, उसी तरह से ये बोलती फिल्म भी उस दौर में लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। फिल्म बनाते समय उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उन्हीं कठिनाइयों का जिक्र हम अपनी इस अगली रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ सहन करना पड़ा था उन्हें। ये फिल्म अपने आप में ही एक अलग तरह की फिल्म रही। उस दौर के अगर तथ्यों पर गौर किया जाए तो फिल्म के निर्देशक ने खुद कठिनाइयों का जिक्र करते हुए एक बार कहा था कि उस जमाने में किसी भी तरह का साउंड प्रूफ स्टेज नहीं हुआ करता था। मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है, उनके अनुसार जिस स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी वो जगह रेलवे स्टेशन के पास थी और ऐसे में फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात के वक्त पर ही करनी पड़ती थी, क्योंकि रात के वक्त ट्रेन की आवाजाही कम होती थी। बावजूद इन सब के भी आसपास बहुत सारी आवाजें साथ ही रिकॉर्ड हो जाया करती थी। वही रिकॉर्डिंग उपकरण तरन रिकॉर्डिंग सिस्टम की सहायता से इस फिल्म की रिकॉर्डिंग की गई थी। उस वक्त पर बूम माइक भी नहीं होते थे, ऐसे में माइक्रोफोन को कैमरे की रेंज से छिपाना बड़ा ही मुश्किल होता था। माइक को ऐसे में बड़ी अजीबोगरीब तरीके से छिपा कर रखा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए कैमरा विदेश से आया था। इसके अलावा भी फिल्म की शूटिंग में कई तरह की दिक्कतें आई, क्योंकि फिल्म के अधिकतर कलाकार मूक फिल्मों के जमाने के थे। उन्हें इस फिल्म में काम करने की तकनीक के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। वैसे जिस दौरान अर्देशीर ईरानी आलमारा पर काम कर रहे थे, उसी समय कृष्णा मूवीटॉन, मदन थिएटर्स जैसी कुछ कंपनियां बोलती फिल्म बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ईरानी की ये कोशिश रही कि वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि ये भारत की पहली बोलती फिल्म बन जाए। बताते चलें कि ये अपने दौर की एक अपने आप में ही अलग फिल्म रही। उस दौर में फिल्मों के नेगेटिव बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलते थे और इस फिल्म के भी लिमिटेड ही प्रिंट्स थे, और उस दौर में फिल्म आर्काइव जैसी कोई संस्था भी नहीं हुआ करती थी। इस तरह से भारतीय सिनेमा की इस ऐतिहासिक फिल्म का कोई प्रिंट आज के समय में मौजूद नहीं है। अगर इस फिल्म को याद किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से। मैजेस्टिक सिनेमा में जब फिल्म का प्रीमियम हुआ तो खुद अर्देशीर ईरानी एक एक मेहमान का स्वागत करने के लिए गेट पर खड़े थे। इन सारी कठिनाइयों के बीच बनी फिल्म आलमारा ने आने वाले जमाने के लिए एक नए युग का द्वार खोल दिया और फिर भारतीय सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्देशीर ईरानी के साझेदार रहे अब्दुल यूसुफ अली ने फिल्म की प्रीमियर की चर्चा करते हुए लिखा था कि जरा अंदाजा लगाइए, हमें कितनी हैरत हुई होगी ये देखकर कि फिल्म प्रदर्शित होने के दिन सुबह सवेरे से ही मैजेस्टिक सिनेमा के पास बेशुमार भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और हालात यहाँ तक पहुंचे कि हमें खुद भी थिएटर में दाखिल होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उस जमाने में दर्शक कतार में लगना नहीं जानते थे और धक्कम धक्का करती बेलगाम भीड़ ने टिकट खिड़की पर सही मायनों में धावा बोल दिया। हर किसी की बस एक ही चाह रही कि किसी भी तरह से टिकट हासिल हो जाए। वाकई जिस तरह से आज के दौर में हर साल बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं, उसका सारा श्रेय ऐसे ही महान लोगों को जाता है जिन्होंने तमाम दिक्कतों से पार पाते हुए फिल्मों के निर्माण को एक ऐसी दिशा दी जिसके आसमान पर हमारे देश का फिल्म जगत जगमगा रहा है। एक समय हमारे देश में फिल्मों को बनाने के लिए पर्याप्त साधन तक नहीं थे, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में हमारे देश में बनती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।